बच्चों, वेलकम टू एडुवेला पॉइंट के चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 5। इसका टाइटल है पदार्थों का पृथक्करण, मतलब पदार्थों को कैसे अलग कर सकते हैं, सेपरेशन कैसे कर सकते हैं उनका। आइए पढ़ते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों का पृथक करते हुए देखते हैं। ठीक है, देखते हो ना कि मतलब जैसे चाय की पत्ती से चाय पत्ती अलग करी जाती है, और मतलब घी से मतलब मलाई, जैसे मलाई से घी बनाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी सेपरेशन विधि होती है। ऐसे चावल को छानते तो उसमें से कंकड़ पत्थर अलग किए जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आगे पढ़ते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी द्वारा पृथक किया जाता है। मैंने वही अभी एग्जाम्पल दिया था जो नीचे है अभी आपका। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, जैसे कि हमने अध्याय 3 में सीखा था। रेशों से बीजों को पृथक किया जाता है। ठीक है, हम कपास को ओढ़ते हैं, मतलब कपास को बीजों से अलग करते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह खाया होगा तो इसमें मिर्च तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया हो। कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम और अमरूद भरे हैं। आपने इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करोगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फल को उठाकर उसे दूसरे बर्तन में डाल दोगे, है ना। ऐसा करने पर सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करोगे? कल्पना कीजिए यदि आप रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया गया है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करना सोचना भी असंभव, क्योंकि वो बिकॉज बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो आप कैसे करोगे उसको अलग। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। सारणी 5.1 में कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए। पृथक करने का उद्देश्य अथवा अवयव का पृथक करने के ढंगों से कॉलम 2-3 में दिया गया है, तथापि कॉलम 2-3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। आप प्रत्येक प्रक्रम को उद्देश्य से पृथक अवयव के उपयोग के ढंग से मिलान करते सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ऊपर जो टेबल दी गई है आप उसको पढ़ ले एक बार। पृथक्करण के प्रकरण मतलब जो सेपरेशन की जो विधियां होती है, जो अलग अलग विधियां होती है, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक करते हैं, मतलब क्या काम करने के लिए हम उसे अलग करें, पृथक अवयव से हमें क्या करते हैं। ठीक है, जो अलग हो चुके हैं, जो रस निकल चुका है, उससे हम क्या करते हैं। चावल से पत्थर को पृथक करने से दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना है, क्योंकि चावल उपयोगी होते हैं और जो कंकड़ होते हैं उन्हें हम फेंक देते हैं। मक्खन से प्राप्त करने वाले दूध का मंथन अन्य उपयोगी अवयव को दूर करने से हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियों को पृथक करना, हानिकारक अवयव तथा अशुद्धियों से दूर करना, हम दोनों अवयव का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किसी कार्य का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक अनुपयोगी पदार्थ का पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनमें हमें अलग उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों को अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाएं, जैसे ठोस, द्रव्य, गैस। तो पदार्थ कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 3 तरह के। ठोस मतलब सॉलिड, द्रव्य मतलब लिक्विड, गैस मतलब गैस। ठीक है, इसलिए हम किन्हीं पदार्थों को ऐसे मिश्रण से पृथक कैसे करते हैं जिनमें गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पृथक्करण की विधियां, यहाँ पे अलग अलग आपको विधियां दी गई हैं। तो बच्चों अब हम पदार्थों को पृथक करने की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे, जैसे कि हस्तचयन मतलब हैंड पिकिंग, जैसे कि चावल को बीनना, ठीक है, और दाल में से कंकड़ निकालना। दुकान में खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए और अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। आप कागज में एक ही प्रकार के अन्न कण पाते होंगे। क्या इनमें से पत्थर, भूसी, टूटे हुए अन्य खाद्य कण हैं? अब आप अपने हाथ से पत्थर और टुकड़े भूसे अन्य अन्न कणों को उससे पृथक कर दोगे, मतलब उससे अलग कर दोगे। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दाल, कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर, भूसे पृथक करने के लिए किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों के पृथक करने का एक सुविधाजनक विधि है। एक सुविधाजनक विधि है जो आपकी रोज करते हो अपने घरों में। अब क्या है? थ्रेशिंग। क्या है बच्चों? थ्रेशिंग। आपने खेत अथवा खलिहान में गेहूं या चावल में सूखी डंडियों के गट्ठर को देखा होगा। सूखे पौधे में अनाज को अलग करने के लिए पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे
पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना की जाए तो किसान अन्न कणों के सूखे फूलों को इतने गट्ठरों का अनाज कैसे पृथक करे। आमों और अमरूद के वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, ठीक है, परंतु अन्न कण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना इनको असंभव है। अन्न कणों से उनकी डंडियों को कैसे पृथक करें। सूखे पौधे की डंडियों को अन्न कण अथवा अनाज से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? थ्रेशिंग करते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्य अन्न कणों को पृथक किया जाता है। तो इसमें मतलब जो ऐसे मोटी मोटी डंडियां होती है उनसे पीट कर जो अन्न के दाने हैं उनको अलग किया जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग को कारे बैलों की सहायता से गिनते हैं। पहले ना ऐसा करते थे, जिसकी मतलब वो मशीन नहीं हुआ करती थी, तो पहले क्या करते थे, ऐसे मतलब फसल रखते थे और उसके ऊपर ना मतलब गाय भैंसों को चला देते थे, तो जितने बीज निकलते थे उनको बटोर लेते थे, ऐसा करते थे। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीन का उपयोग भी किया जाता है। बेटा आजकल तो मशीन चल गई, लेकिन पहले लोग ये हाथ से ही करते थे। अब क्या है? निष्पावन। क्या है? निष्पावन से बोलते हैं हम विनोविंग। तो सूखी रेत अथवा तथा लकड़ी के बुरादे, सूखी पत्तियां, पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आपने दोनों अवयव को आसानी से पृथक किया? क्या दोनों अवयव के कणों में माप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयव को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए, किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट में मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई से ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत बुरादा एक ही स्थान पर गिरते हैं या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़ा कर देता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयव को पृथक करने में सफल हुई? तो सफल तो हो गई बच्चों। अब देखो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। किसी मिश्रण के अवयव और इस प्रकार के पृथक करने की विधियों को निष्पादन कहते हैं। निष्पादन जो उपयोग अथवा पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण भारी हल्के अवयव को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान में इस विधि का उपयोग हल्के भूसी भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं, क्योंकि वो जो फसल सूख जाती है उसमें थोड़ी सी भूसी रह जाती है ना, कभी कभी अन्न के दानों में आ जाती है, तो उसको कैसे अलग करते हैं, तो आप थोड़ी सी ऊंचाई में जाके मतलब उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, जो भी जिसमें भी आपने अपने चावल ले रखे हो। जैसे भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी कण वहीं पे गिर जाते हैं। ठीक है, भारी कण तो गिर जाएंगे लेकिन जो हल्के कण होंगे वो हवा के साथ उड़ जाएंगे। भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। प्रयोजन में प्रयोग किया जाता है मतलब कई प्रकार के कामों में चलाया जाता है। चालन, कभी कभी हमें आटे में व्यंजन बनाने की इच्छा होती होगी, हमें इसमें उपस्थित चोकर अन्य अशुद्धियों के पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी का उपयोग करते हैं, जिसमें आटा डालते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां जो है वो आटे के आलू छन्नी में रह जाती है। आटे के मेल में गेहूं पीसने से पहले पत्थरों भूसी जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडे, भूसा और निष्पादन थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं और दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों का भवन निर्माण वाले स्थान पर रेत, कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हैं और देखा होगा, ठीक है। कक्षा में एक चालनी अथवा थोड़ा सा आटा कर, यहाँ पे बेटा एक एक्टिविटी है तो आप कर लेना, इसको पढ़ाने की कोई मुझे नीड नहीं है, वही है जो मैंने बताया था कि आपको। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। तो बेटा इनका मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो देखते हैं, कभी कभी मिश्रण के अवयव और निष्पादन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के चावल दाल में धूल, मिट्टी में हल्के कण और चावल और दालों में पकड़ने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करें? पकाने से पहले चावल और दालों को जल से धोया जाता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। जब आप चावल दाल में जल डालते हैं तब उनकी चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल कण पृथक हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं उनसे। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं और आप सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या दूध? तो चावल डूबने की, चावल भारी है और दूध हल्की होती है, ऊपर उड़ जाती है। बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया। मिश्रण में जल मिलाने से भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने से प्रक्रम का अवसादन होता है। अवसादित मिश्रण के बिना हिलाए जल में ही मिट्टी रहित उड़ेलने की क्रिया का निस्तारण कहते हैं। आइए हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयव का अवसादन
निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो आपको कोई ऐसी यहाँ पे मतलब आप देख रहे हो कि मतलब कौन सी प्रोसेस है ऐसी, तो देखते हैं यही ये सिद्धांत ऐसे द्रव्यों को मिश्रण के पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होने देते। उदाहरण के लिए तेल जल उनके मिश्रण में इसी विधि का पृथक प्रयोग किया जाता है। यदि द्रव्य के ऐसे मिश्रणों के कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं, मतलब अलग अलग परतों में बढ़ जाते हैं, जिसके बाद जो अव्यय ऊपरी परत में होता है, जो अव्यय जो होता है वो ऊपरी परत में होता है, उसी निस्तारण द्वारा पृथक करो, उसको मतलब निस्तारण द्वारा पृथक करो। ठीक है, निस्तारण क्या होता है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, जिसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे जो अव्यय होते हैं वो अलग अलग करे जाते हैं। ठीक है, और जो मतलब उनको बिना हिलाए, जैसे मिट्टी और पानी, क्योंकि मिट्टी तो बैठ जाती है नीचे, वो भारी होती है, और पानी ऊपर आ जाता है साफ, तो बिना हिलाए उनको अलग कर दिया तो क्या कहलाता है वो निस्तारण। ठीक है, आइए फिर से ठोस और द्रव्य के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आपकी चाय पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं, अक्सर आप छलनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखो, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अभी मिलती है। अब चाय में एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? इस प्रक्रम से निस्यंदन कहते हैं, मतलब फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि पानी को जैसे चुन्नी से छान देते हो आप, है ना, ऐसे। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने से निस्यंदन की कौन सी विधि अच्छी है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर यह विचार देते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने की पानी की सुरक्षित जल मिलता है? ठीक है, कभी कभी नलों में गंदा जल प्राप्त होता है, तालाबों और नदियों से एकत्रित किया जाता है, जल में पंकिल हो सकता है, विशेषतः बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ अशुद्धियों द्वारा जल में मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धि दूर करते हैं। तो अविलेय अशुद्धि दूर करते हैं। तालाब और नदी में पंकित जल लीजिए, पंकित जल मतलब बच्चों मडी, मतलब थोड़ा मिट्टी वाला पानी, ठीक, कीचड़ वाला पानी। यदि यह मिल जाए तो एक गिलास में थोड़ी सी मिट्टी मिला दे और आधे घंटे के लिए छोड़ दे। जल में सावधानी पूर्वक करें तथा प्रशिक्षण में लिखिए, क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठी, ऐसा क्यों, और इस प्रक्रम को क्या कहोगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा सा तिरछा कीजिए और गिलास के ऊपर जल दूसरे गिलास से उड़ेल लीजिए। क्या आपने गिलास का जल अभी तक पंकिल अथवा भूरे रंग का है? तो इसे निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी से जल का निस्यंदन करने का प्रयास किया जाता है? कपड़ों के टुकड़े से बुने हुए तांगों के बीच मोटे मोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़ों के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन के रूप में किया जा सकता है। यदि जल भी गंदा हो मतलब फिल्टर ना हो, तो अशुद्धियों फिल्टर पेपर द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र होते हैं। फिल्टर पत्र को एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो हम बड़ा वाला लेके आए अभी मोड़कर कीप। यहाँ पे देखो, फिल्टर को शंकु के रूप में मोड़ दो, ठीक है, और उसमें कीप लगा दो। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण और छिद्रों में नहीं गुजर पाएंगे, फिल्टर पत्र पर यह रह जाते हैं। साधारणतः फलों और सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीज अथवा ठोस कणों की पृथक किया जा सकता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों में पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने में दूध उबालने से पहले ही नींबू का रस मिलाया जाता है। हाँ, ये तो पता है आपको। जैसे मतलब अगर दूध का पनीर बना तो नींबू की बूंदे आपको कुछ डालनी पड़ेगी, इससे पनीर ठोस और कणों द्रव होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी में फिल्टर करके पृथक किया जाता है। यहाँ पे बच्चों एक और एक्टिविटी है, एक बीकर में थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें 2 चम्मच नमक डालिए, अच्छी तरह से हिलाएं। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक जल से भरे बीकर में गर्म कीजिए। जल को उबालकर उड़ेलने के बीकर में क्या बचता है? इस क्रियाकलाप में हमें मिश्रण में जल अथवा नमक के पृथक्करण की वाष्प प्रक्रिया का पता लगेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको वाष्प क्रिया का पता लगेगा। जल
को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। यहाँ जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन लवणों में एक ही लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल में बड़े बड़े उथल गड्ढों से भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूरज के प्रकाश से जल गर्म हो जाता है। वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लग जाता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण नीचे बच जाता है। तत्पश्चात लवण की मिश्री का शोधन करना साधारण नमक प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जो सी वाटर होता है उससे आप नमक निकाल सकते हो। पृथक्करण से एक एक विधियां। हमने पदार्थों का पृथक करने कुछ विधियां बारे में अध्ययन किया। प्राय मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों का पृथक करने के लिए केवल एक विधि का प्रयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम एक से अधिक विधियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे तो एक्टिविटी है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाता है जब भाप, ठीक है, जब भाप से ठंड की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो यह संधित होकर द्रव्य जल बन जाती है। प्लेट के नीचे में बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाले यह जल संलग्न द्वारा भाप बना है। जल वाष्प में इसकी द्रव अवयव में विपरीत होने की प्रक्रिया का संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला था उस पर ढकी प्लेट से संगठित जल की बूंदे को देखा है? तो होती है बच्चों, किस लिए होती है? वो भाप से होती है, क्योंकि दूध जो है भाप बन के उड़ रहा होता है। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत, जल, विस्तारण, निस्संदन, वाष्पन, संघनन सावधानी पूर्वक देखा। पहली को रेत से नमक और पुनः प्राप्ति की समस्या थी, तो उसने नमक को संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी सी मात्रा में मिला दिया। अब फिर से उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने के प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो नमक केवल थोड़े भाग को ही पुनः प्राप्ति कर पाई। उससे कहा कि यह त्रुटि होगी। उसने क्या कहा? ये त्रुटि होगी, मतलब गलती होगी। क्या जल में किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा घोल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। अब देखो एक गिलास है ना, एक गिलास है, उसमें आप चीनी की मात्रा घोल, चलो अगर आपने 2 चम्मच डाली, फिर आपने 4 चम्मच डाल दी, फिर 8 चम्मच डाल दी, क्या वो घुलेगी? नहीं घुलेगी ना। तो यही बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये जो एक्टिविटी है क्रियाकलाप 8 है। इस कार्य के लिए आप एक बीकर अथवा गिलास, 1 चम्मच नमक की आवश्यकता है। 1 कप जल बीकर में उठेर दीजिए। अब 1 चम्मच नमक डालकर उसमें विलोडित कीजिए, मतलब उसे घोलिए। अब तक कीजिए पूरी तरह से ना घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोडित कीजिए। इसी प्रकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाने से विलोडित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आपने यह पाते कि अभी लियो नमक बच जाता है। ठीक है, अभी ले में नमक बच जाता है, बीकर की तरी में बैठ जाता है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अत्यधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन क्या है? ये संतृप्त विलयन है। क्या है? संतृप्त विलयन, मतलब जिसमें अब कुछ नहीं घुला जा सकता। जैसे कि चीनी जो है अपनी घुली जाएगी, आज 4 खुल की अपनी घुली जाएगी। ठीक है, यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ और क्या पहली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पूर्ण प्राप्ति कदाचित क्रम की मात्रा मिली, मतलब जो ये नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक है। क्योंकि देखो वो तो घुल गया है, लेकिन अगर आप उसमें डालते रहोगे तो कहाँ से खुलेगा? नहीं खुलेगा, उसको भी स्पेस चाहिए होता है पानी को अपने अंदर। नमक रेत के साथ मिलाकर रह गए। जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती है। कल्पना कीजिए कि आप उसके साथ मिश्रण के सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है, तो क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहले की सहायता करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक एक्टिविटी है। बीकर में कुछ जल लीजिए, उससे तब तक नमक मिलाइए जब तक नमक घुल ना जाए। इसी प्रकार नमक संतृप्त विलयन बनाइए। ठीक है, 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए और एक गिलास में 1 चम्मच नमक डालिए। ठीक है, तब तक विलोडित कीजिए जब तक वह घुल ना जाए, तो उसे घोलिए जब तक वो घुल ना जाए। 1 चम्मच नमक की मात्रा संतृप्त तक करते जाइए। नमक की चम्मचों की संख्या की घोली गई
को सारणी में 5.2 में लिखिए और अब इस क्रियाकलावन में चीनी को दोहराइए। आप इसको जल में ही विलय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। सारणी 2, आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ जो है वो द्रव्य में घोलने में विलयन बनता है। अगर जब किसी पदार्थ को द्रव्य में घोलोगे, पानी में घोलोगे, तो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। यदि विलयन में पदार्थ ना हो तो घुल सकते हैं, तो संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, जिनमें जो है वो जो पदार्थ है वो घुल सकते हैं और क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। तो बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ओके, हमें किसी मिश्रण की विभिन्न अवयव द्वारा पृथक की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी उसकी आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनके हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता है। उदाहरणतः चाय बनाते समय चाय की पत्तियों के द्रव में जो अलग करते हो आप छन्नी, ठीक है, मक्खन लगा दही को मथते हो, तो ये सारी मतलब छानने वाली विधि में आ जाएगी। निष्पावन का क्या अभिप्राय है? निष्पावन की यह विधि है जिसमें गेहूं के दाने और भूसी को अलग करा जाता है। ठीक है, तो ये तो हवा के माध्यम से किया जाता है, जानवरों के माध्यम से इसको किया जाता है। पकाने से पहले दालों किसी नमूने में आप भूसे और धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? हस्तचयन की विधि का उपयोग करके। विधि का उपयोग करके हम गेहूं अथवा दालों में बड़े मिट्टी के कण और पत्थर और भूसे अलग कर सकते हैं। छालन से अभिप्राय क्या है? छालन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। मिश्रण घटों में छोटे छोटे छेदों से अलग किया जाता है। बड़े कण छन्नी में ही रह जाते हैं। इसके उपयोग निम्न मिश्रण के घटकों को अलग किया जा सकता है, जिसके लिए उपयोग आटे से चोकर से अलग किया जा सकता है। चाय को चाय की पत्ती से, रेत और जल से मिश्रण से आप रेत और जल से कैसे पृथक करें? रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को निस्तारण विधि से अलग किया जाता है। रेत के भारी कण बर्तन में तली में बैठ जाते हैं, इसे नवसाधन सीढ़ी कहते हैं। इससे पानी जो हल्का होता है ऊपर रह जाता है, जिससे निस्तारण विधि से अलग कर लिया जाता है, जिससे अलग कर लेते हैं। पानी को और साफ प्राप्त करने के लिए फिल्टर पेपर से छानने से अलग किया जाता है। आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को पृथक करने का संभव है? अगर हाँ तो आप कीजिए। हाँ, आटे और चीनी के पृथक करने का पृथक किया जा सकता है। आटे और चीनी को मिश्रण चाल विधि द्वारा पृथक किया जाता है। पंखित जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? पंखित जल, ठीक है, तो एक नमूने में गिलास में लीजिए और आधा घंटा बिना हिलाए डुलाए पड़ा रहने दीजिए। थोड़ी देर बाद गिलास की तली में कुछ मिट्टी जम जाएगी। पंखित जल मतलब बेटा मडी वाटर, ठीक है, जो मिट्टी वाला होता है। क्योंकि मिट्टी के कण भारी होते हैं और जल में बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। उस गिलास के ऊपर जल को दूसरे गिलास में उड़ेल लीजिए। इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। यदि गिलास का जल अब भी पंकिल है और भूरे रंग का है तो इसे निस्यदन करो। निस्यदन करने के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग करो। इसके लिए पंकित जल को शुद्ध करिए। जल में अशुद्धियां फिल्टर पेपर पर रह जाएगी। इस प्रकार पंकित जल स्वच्छ हो जाएगा। यहाँ पे नीचे स्थान है बच्चों। धान के दानों की डांडियों को पृथक करने की विधि को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है थ्रेशिंग, ठीक है। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलने तो मलाई दो, उसको क्या बोलेंगे? देखते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे हम नियंत्रण। क्या बोलेंगे? नियंत्रण, ठीक है। समुद्र के जल को नमक से अलग करने के लिए प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? बाष्पन। अब पंकित जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है और शुद्ध तली पर बैठ जाते हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल के ऊपर पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग करने वाली पृथक प्रक्रिया होती है जिसको निस्तारण कहते हैं। सत्य असत्य, अब क्या बेटा? सत्य और असत्य। दूध और जल के मिश्रण को नियंत्रण द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ये गलत है, ठीक है। नमक अथवा पानी के मिश्रण को निष्पादन किया जाता है, ये भी गलत है, कि नमक और पानी घुल जाते हैं पानी में। चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए नियंत्रण करा जाता है, गलत। अनाज और भूसे को पृथक करने का निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है, ये है असत्य। तो प्रश्न 10, जल में चीनी अथवा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाइए। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं तो इस शिकंजी को बर्फ चीनी में घोलकर पहले रख दीजिए और बाद में आए तो नींबू निचोड़ दीजिए।
शिकंजी बनाते समय चीनी पहले घोली जाती है, फिर बर्फ बाद में डाली जाती है, क्योंकि सिर्फ बर्फ डालने के बाद ही चीनी डालने तो शिकंजी ठंडी हो जाएगी। इससे कम तापमान होने के कारण चीनी नहीं घुल पाएगी। इसके लिए शिकंजी बनाते समय चीनी पहले घोलनी चाहिए, फिर बर्फ डालनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके जो ये क्वेश्चन आंसर है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब के लिए बाय बाय।